मुश्किलों को कुछ इस तरह से टक्कर दो कि जीतो तो भी इतिहास और हारो तो भी इतिहास। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल गुरु अभिजीत में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, भारत की नदियों वाला जो ये टॉपिक है, इसको दो भागों में पूरा करेंगे। पहला भाग हिमालय नदियाँ और दूसरा भाग प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो आज के वीडियो में हम हिमालय नदियों के बारे में पढ़ेंगे। भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है, हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय नदियाँ जो हैं वो हैं सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। ठीक है, तो आज हम हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र की। ठीक है, इसमें जो प्रमुख नदी है वो सिंधु नदी है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर में है। ठीक है, ये तिब्बत है और इसमें मानसरोवर झील है, उधर से सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, और सिंधु नदी का जो मुहाना है यानी कि कहाँ गिरती है सिंधु नदी, तो अरब सागर में गिरती है। जो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं, ये अगर ऊपर से देखें तो सबसे पहले झेलम नदी है, उसके बाद चिनाब नदी है, उसके बाद रावी नदी है, फिर ब्यास नदी है और लास्ट में सतलुज नदी है। ये सब सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। सिंधु नदी 3 देशों में होकर बहती है। चीन में इसका उद्गम स्थल है, भारत लद्दाख से होकर जाती है और पाकिस्तान में जाके अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी चीन के तिब्बत मानसरोवर झील से निकलती है और भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है। यहाँ से निकली सिंधु नदी ये मानसरोवर झील और यहाँ लद्दाख में प्रवेश कर जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान से होती हुई अब अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियाँ तिब्बत से आती हैं। ठीक है, एक सिंधु नदी खुद हो गई और दूसरी सतलुज नदी, इसका भी उद्गम स्थान मानसरोवर झील से ही है। ठीक है, सिंधु नदी के दाहिने तट पर सिंधु नदी ये जा रही है, इसके दाहिने तट पर यहाँ क्या है, लेह है। लेह शहर जो स्थित है। क्वेश्चन कैसे बन जाता है, कई बार पूछते हैं फिर कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा, लेह जो शहर है वो कौन से नदी के किनारे है, तो हमारे को पता लग गया लेह शहर जो है सिंधु नदी के किनारे है। उसके बाद अगर बात करें हम तो चिनाब जो नदी है ये सिंधु नदी तंत्र में सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, चिनाब नदी ही बाकी जो 4 नदियां बची, झेलम, रावी, ब्यास और सतलुज, इनकी सब नदियां इसके साथ इकट्ठी हो जाती हैं और बाद में इकट्ठी होकर सिंधु नदी में मिलती हैं। दोस्तों, ये जो सिंधु नदी तंत्र है इसमें कुल 6 नदियाँ हो गई अभी, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इस सिंधु नदी तंत्र के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। ठीक है, इंडस रिवर ट्रीटी बोलते हैं इसको, ये हुआ था। इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे वो थे अयूब खान, इन्होंने दस्तखत किए थे। ये जल समझौता हुआ और इसमें क्या बताया गया कि जो 3 नदियाँ हैं ऊपर वाली, ठीक है, सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी, इसके जल के ऊपर किसका अधिकार होगा, पाकिस्तान का होगा। और जो नीचे वाली 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास और सतलुज, इसके जल के ऊपर भारत का नियंत्रण होगा, अधिकार। अभी जो चिनाब नदी है सिंधु नदी तंत्र में सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो चिनाब नदी का जो उद्गम स्थल है वो बारालाचा दर्रा है। बारालाचा दर्रा कहाँ है, ये है हिमाचल प्रदेश में। अभी इनकी मिलती कहाँ है, मुहाना कहाँ है, तो मुहाना कहाँ है, ये सिंधु नदी में मिल जाती है ये। ठीक है, सभी जो नदियां हैं ये यहाँ आके सिंधु नदी में मिल जाती हैं, इसलिए मुहाना क्या हुआ, सिंधु नदी हुआ। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भागा 2 नदियां हैं। ये चंद्र नदी ये अलग नदी है और भागा अलग है, ये दोनों मिलके चंद्र भागा ये क्या बनाती हैं, चिनाब नदी बनाती हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, सिंधु नदी तंत्र का जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है चिनाब नदी। दोस्तों, जो बाकी नदियां हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे J&K की तरफ है वो है झेलम नदी है। तो इसका उद्गम स्थल है बैरीनाग जो कि जम्मू कश्मीर में है और इसका मुहाना चिनाब नदी में है। ठीक है, अगर झेलम नदी के तट पर है। फिर आ गई रावी नदी। ये रावी नदी जो है ये रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है
वहाँ से निकलती है और चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर जो है रावी नदी के तट पे है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सतलुज नदी। सतलुज नदी और जो हमने सिंधु नदी पढ़ा, ये दोनों मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में वहीं से निकलती है। मानसरोवर झील का जो राक्षस ताल जगह है, वहाँ से सतलुज नदी का उद्गम स्थल है और ये भी किस में मिल जाती है? चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, जो भाखड़ा बांध है वो सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है। उसके बाद आ गई ब्यास नदी। ब्यास नदी भी रोहतांग दर्रा से निकलती है जो कि हिमाचल प्रदेश में है और ब्यास नदी ये जो है अपना सतलुज नदी में मिलती है, फिर बाद में ये दोनों इकट्ठी होकर चिनाब नदी में मिल जाती हैं। तो पंजाब के हरिकेक क्षेत्र में सतलुज और ब्यास का संगम होता है। वहीं से भारत की जो सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर, वो भी निकलती है। दोस्तों, अभी हम हिमालय जो नदियां हैं उसका जो दूसरी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी ये भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील ही है, यहीं से निकलती है। तो क्वेश्चन कई बार ऐसे भी बन जाता है कि मानसरोवर से 3 कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, तो हमारे को पता होना चाहिए। 2 हमने पहले पढ़ ली, एक सिंधु नदी, नंबर 2 सतलुज नदी और नंबर 3 ब्रह्मपुत्र नदी। इन तीनों का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील है। ठीक है, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये 3 देशों से होके बहती है। सबसे पहले चीन, फिर भारत में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में और लास्ट में बांग्लादेश में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई 2900 मीटर है इसकी। ठीक है, लेकिन भारत में यहाँ अरुणाचल से ये चलती है और असम से होके बांग्लादेश में जाती है। तो भारत में अगर इसकी लंबाई की बात करें तो कुल 916 किलोमीटर भारत में बहती है ये। और ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम भी हैं, जैसे ये तिब्बत में इसका नाम है तो तिब्बत में इसको सांगपो नदी बोलते हैं। जैसे ही भारत के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करते हैं तो इसको दिहांग नदी बोलते हैं। उसके बाद जब ये नदी असम में एंटर कर जाती है तो असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र नाम से ये जानी जाती है। जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम बांग्लादेश में जमुना है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी असम में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है जिसका नाम है माजुली नदी द्वीप। अभी हम ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को इस मैप के ऊपर जो है ये दर्शाया गया है नीले रंग से। ठीक है, और जो ये बाकी नदियां हैं ये क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, इसको मैं मार्क करता हूँ, ये है, ये इधर से आ गई, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। अब इसकी सहायक नदियाँ हैं, देखो कुछ नदियाँ इसके राइट साइड से मिल रही हैं और कुछ लेफ्ट साइड से, क्योंकि इधर से आ रही है ये नदी, तो इसका राइट ये हो गया इधर से, और लेफ्ट से मिलने वाली नदियाँ ये हैं। तो जो राइट से मिल रही हैं नदियाँ वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले सुबनसिरी है, नंबर 2 पे मानस है, नंबर 3 पे संकोस है और नंबर 4 पे तिस्ता नदी है। तिस्ता नदी जो है ये कहाँ से आती है? चोलामू झील से आती है ये। ठीक है, अभी ब्रह्मपुत्र के लेफ्ट साइड से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं इसको भी याद रखना है हमने। तो सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है? दिबांग नदी है। उसके बाद लोहित नदी या इसको खूनी नदी भी बोलते हैं, और नंबर 3 पे आ गया धनसिरी, और लास्ट में कोपिली नदी। तो इनको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो लेफ्ट साइड से है इन नदियों को याद रखने के लिए एक ट्रिक भी है। इनका जो जितनी भी नदियाँ हैं पहला अगर हम अक्सर ले लेते हैं, दिबांग का दी, लोहित का ल, धनसिरी का ध और कोपिली का क, तो ये बन गया दिल धक। ठीक है, तो हमारे को पता है हमारा दिल कौन सी साइड होता है? लेफ्ट साइड। तो याद रहेगा हमारे को पे लेफ्ट साइड से कौन सी नदियाँ मिलती हैं। तो इसके लिए ट्रिक याद रखना है, दिल धक। तो दिल से दी से बना दिबांग नदी, ल से बना लोहित नदी, खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है इसको, और ध से बना धनसिरी नदी, और लास्ट में कोपिली नदी, क से कोपिली नदी। ये पीछे भी हमने डिस्कस किया कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये असम में क्या करती है? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, यानी कि नदी के द्वारा जो द्वीप बनाया गया उसका नाम है माजुली द्वीप। ये ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, और कहाँ बनाती है? असम में बनाती है। दोस्तों, अभी हम हिमालय नदियों का जो तीसरा तंत्र है वो है गंगा नदी तंत्र, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम गंगा नदी तंत्र से रिलेटेड जो मेन पॉइंट हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी 2 देशों से होकर गुजरती है, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, गंगा नदी जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, सबसे पहले उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार,
फिर उसके बाद झारखंड और लास्ट में पश्चिम बंगाल से होके कहाँ मिल जाती है, बांग्लादेश में मिल जाती है। ठीक है, गंगा नदी स्वतः स्वच्छ यानी कि सेल्फ प्योरीफाइंग रिवर होने वाली नदी है। इसका कारण क्या है, बैक्टीरियोफेज, इसके कारण ये स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है। इसके कारण क्या होता है, हानिकारक जो यानी कि बैक्टीरिया है उसको ख़त्म कर देता है। ये जो बैक्टीरियोफेज है इससे हानिकारक जो बैक्टीरिया वो ख़त्म हो जाता है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था और गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। तो अभी डिस्कस करते हैं गंगा नदी का जो नदी तंत्र है, इसकी सहायक नदियाँ हैं। गंगोत्री हिमानी से भागीरथी नदी निकलती है, ये आया गंगोत्री हिमानी, और इससे यहाँ से आ गई भागीरथी नदी। ठीक है, और सतोपत हिमानी से यहाँ से कौन आ गई, अलकनंदा नदी। ठीक है, ये दो नदियाँ मेन प्रमुख नदियाँ हैं। ये दोनों कहाँ मिलती हैं, देवप्रयाग में मिलती हैं, और यहाँ ही इसका क्या बोलते हैं, इसको गंगा नदी। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको कि गंगोत्री हिमानी से कौन निकल रही है, भागीरथी। ये जो ये नीले रंग से दर्शाई गई है ये कौन सी नदी है, भागीरथी। ठीक है, और सतोपत हिमानी से ये यहाँ से निकल रही है, कौन सी नदी है, ये है अलकनंदा नदी ये। और दोनों आके कहाँ मिल रही हैं, देवप्रयाग में। और कौन सी नदी का निर्माण कर रही है, गंगा नदी का निर्माण कर रही है। ठीक है, तो इसको याद रखना, भागीरथी और अलकनंदा मिलके देवप्रयाग में गंगा नदी का निर्माण करती है। इससे पहले हम विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग को भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले धौली गंगा। धौली गंगा किससे मिलती है, अलकनंदा से, और उसको क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग बोलते हैं। फिर उसके बाद नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में मिलती है, तो नाम क्या पड़ गया इधर, जहाँ मिलती है नंद प्रयाग। फिर पिंडार नदी अलकनंदा से कर्ण प्रयाग में मिलती है। ठीक है, ये तीन सहायक नदियाँ हो गई अलकनंदा की। ठीक है, और उसके बाद केदारनाथ से आती है ये मंदाकिनी नदी, ये आ गई केदारनाथ से मंदाकिनी नदी। और कहाँ मिलती है, ये भी अलकनंदा नदी में मिलती है, रुद्रप्रयाग जगह में मिलती हैं। तो ये याद रखना है, अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में, और गंगा नदी का निर्माण होता है। उसके बाद अलकनंदा और धौली गंगा, ये अलकनंदा की सहायक नदी बन गई धौली गंगा, तो ये कहाँ मिलती हैं, विष्णु प्रयाग में। उसके बाद अलकनंदा और नंदाकिनी नदी है, ये नंद प्रयाग में मिलती हैं। और उसके बाद अलकनंदा से पिंडार नदी कर्णप्रयाग में मिलती हैं, और अलकनंदा से मंदाकिनी नदी जो कि केदारनाथ से आती है, ये रुद्रप्रयाग में मिलती है। अभी जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं, आगे जाके गंगा से जो और नदियाँ मिलती हैं उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। अभी देखो, कुछ नदियाँ इसके लेफ्ट साइड से मिल रही हैं और कुछ राइट साइड से मिल रही हैं। गंगा नदी इधर से आ रही है, ठीक है, तो इसका लेफ्ट बन गया, ये लेफ्ट साइड ये हो गई और राइट साइड ये हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी लेफ़्ट साइड से जो नदियाँ मिलती हैं गंगा में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे देवप्रयाग से आगे जो स्थान है, जो महत्वपूर्ण स्थान है, वो है हरिद्वार। ठीक है, इसको सब जानते हैं, हरिद्वार बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड से एक नदी है, कौन सी नदी है, ये है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी, और कहाँ मिलती है ये, गंगा में कन्नौज में आके मिलती है। ठीक है, तो अगर बोलें सबसे पहले गंगा में कौन सी सहायक नदी मिलती है, तो कौन सी मिलती है, ये याद रखना है, तो वो नदी है रामगंगा, जो कि कहाँ से आती है, उत्तराखंड से आती है। ठीक है, नंबर 2 पे अभी आ गई, लेफ्ट साइड से कर लेते हैं पहले, तो नंबर 2 पे आती है गोमती नदी, जो कि गाजीपुर में मिलती है। नंबर 2 पे गोमती नदी, जो कि गाजीपुर में मिलती है। ये कहाँ से, यूपी पीलीभीत की फुलहर झील से निकलती है गोमती नदी। और नंबर 3 पे आ गई घाघरा नदी। ठीक है, जो कि छपरा में मिलती है, छपरा में आके मिलती है घाघरा नदी। घाघरा नदी भी 2 धाराओं से मिलकर बनती है, नंबर 1 काली नदी और करनाली नदी। शारदा और घाघरा नदी मिलके घाघरा नदी का निर्माण करती हैं, और ये घाघरा जो नदी है ये छपरा में आके गंगा नदी से मिल जाती हैं। उसके बाद गंडक नदी सोनपुर में मिलती हैं, ये मिल गई इधर। और कोसी नदी कुर्सेला में मिलती हैं। कोसी नदी को ऐसे भी जानते हैं क्योंकि इसको बिहार के शोक के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद महानंदा, ये मिलती है फरक्का बैराज में। ठीक है, ये फरक्का बैराज में मिलती है महानंदा। महानंदा का उद्गम स्थल जो है दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो अभी दोस्तों हमने जो लेफ्ट साइड से मिलती हैं नदियाँ, उनके बारे में डिस्कस किया। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है, तो रामगंगा है। ये सबसे पहले है, चाहे लेफ्ट साइड से देख लें चाहे राइट साइड से। तो सबसे पहले गंगा में मिलने वाली सहायक नदी है रामगंगा, जो कि उत्तराखंड से शुरू होती है। नंबर 2 पे गोमती नदी है, जो कि गाजीपुर में मिलती है। नंबर 3 पे घाघरा नदी, जो कि छपरा में मिलती है। और नंबर 4 पे गंडक नदी, जो कि सोनपुर में मिलती है। नंबर 5 पे कोसी नदी, जो कि कुर्सेला में मिलती है। और लास्ट में लेफ्ट से मिलने वाली नदी कौन सी है,
महानंदा जो कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और फरक्का बैराज में गंगा नदी के साथ मिलती हैं। अभी हम राइट साइड से जो नदियाँ मिलती हैं गंगा नदी में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गंगा नदी में सबसे पहले जो राइट साइड से मिलने वाली नदी है वो है यमुना नदी। ठीक है, तो थोड़ा सा यमुना नदी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ये कहाँ मिलती है? ये मिलती है प्रयागराज में। एक्चुअली में इधर 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती नदी। ये तीनों नदियों का जहाँ संगम है इसको क्या बोलते हैं? प्रयागराज। प्रयागराज को पहले क्या बोलते थे? इलाहाबाद। लेकिन इधर 2 ही नदियाँ दिखाई देती हैं, गंगा और यमुना नदी। जो सरस्वती नदी है वो बोलते हैं कि ज़मीन के अंदर है, वो विलुप्त है, नज़र नहीं आती है। यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? यमुनोत्री हिमानी से है। ठीक है, यमुनोत्री हिमानी से निकलती हैं। इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ, वो भी हमारे को पता होना चाहिए। नंबर 1 चंबल, नंबर 2 बेतवा और नंबर 3 केन नदी। ये तीनों नदियाँ मध्य प्रदेश से निकलती हैं। ये इंदौर से निकल रही है चंबल, बेतवा विंध्याचल पर्वत से निकलती है, केन नदी कैमूर की पहाड़ियों से और यमुना में मिल जाती हैं। और ये यमुना नदी प्रयागराज के पास गंगा नदी से मिल जाती हैं। उसके बाद सोन नदी, ये आ गई सोन नदी। ठीक है, ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और कहाँ मिल जाती है? पटना में गंगा नदी के साथ मिल जाती है। फिर ये जो फरक्का बराज है, इसके बाद गंगा नदी क्या होती है? एक इसकी धारा बन जाती है, हुगली नदी बन जाती है एक। ठीक है, गंगा नदी की ये है एक ब्रांच। और दूसरी पद्मा नदी, जब बांग्लादेश में एंटर हो जाती है गंगा नदी तो ये क्या बन गई? पद्मा नदी बन गई है। ठीक है, याद रखना है। अभी एक और दिया हुआ है इधर, दामोदर नदी। दामोदर नदी इसी हुगली नदी में मिल जाती है। दोस्तों, जब गंगा नदी बांग्लादेश में एंटर करती है तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में यमुना नदी से जाना जाता है। जब ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती हैं तो इनको मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरवन डेल्टा जो है भारत और बांग्लादेश में संयुक्त रूप से है। ठीक है, अभी डेल्टा किसको बोलते हैं इसका डिस्कस आगे हम करते हैं। डेल्टा क्या है? डेल्टा प्राय उस भूभाग को कहते हैं जो नदी द्वारा लाए गए अवसादों के सिंचन से निर्मित होता है, विशेषतः नदी के मुहाने पर जहां वह किसी समुद्र में गिरती है। इस भूभाग का आकार साधारणतः त्रिभुज होता है। ठीक है, तो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये डेल्टा, इस डेल्टा का निर्माण करती है कौन? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। अभी जो चीज़ें हमने देखी, क्या बोल रहा है? ये त्रिभुज आकार बनाता है। तो देखो अभी कहीं कहीं इसकी ये ट्रायंगल शेप आ रही है, बिल्कुल ये इसमें। तो ये है। इधर दूसरी और बात क्या है? तो यहाँ जो मेघना नदी बन जाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके, वो छोटी छोटी जलधाराओं में भी बन रही है। अगर हम ध्यान से देखें तो देखो कितनी जलधाराओं में बन गई। एक ये चली गई, ये बन गई, ये बन गई। ठीक है, इसी प्रकार ये काफ़ी जलधाराओं में बढ़ जाती है और बाद में कहाँ? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है सारी ये। ठीक है, तो ये सारा जितना भी है ये पूरा क्या है? ये सुंदरवन डेल्टा ही है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। और अभी हमने हिमालय नदियों को डिटेल में पढ़ा। अभी इसी से रिलेटेड MCQ टाइप क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी के आंसर दे पाओगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन ए मानसरोवर, ऑप्शन बी राक्षस ताल, ऑप्शन सी बारालाचा दर्रा और ऑप्शन डी बैरीनाथ झील। तो हमारे को पता है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? मानसरोवर झील से है। क्वेश्चन नंबर 2, तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? ठीक है, तो ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो हमने जब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ा था, नदी तंत्र के बारे में, तो ये डिस्कस किया था कि सिंधु नदी, सतलुज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है? ठीक है, तो इसमें आ गया सिंधु, चिनाब, झेलम और रावी। तो हमने क्या बोला था? 3 नदियां हैं जिनका अधिकार किसके ऊपर है? जिनके ऊपर अधिकार किसका है? पाकिस्तान का है। ठीक है, तो ऊपर वाली जो 3 नदियां थी, सिंधु, चिनाब और झेलम, ये तीनों नदियां थी जिनका अधिकार पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में जो नदियां हैं। और जो चौथी है रावी, ये भारत में है। तो इसका आंसर क्या होना था? ये कौन सी नदी शासित नहीं है? तो रावी नदी नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? ठीक है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और कृष्णा। ये जो माजुली द्वीप है ये कहाँ बनता है? असम में बनता है। तो कौन सी नदी के ऊपर है? तो इसका सही आंसर जो है वो है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि असम में बनाती है दुनिया का सबसे बड़ा माजुली द्वीप। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लाहौर किस नदी के तट पर है? तो ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी सतलुज और ऑप्शन डी चिनाब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रावी नदी के किनारे क्या है? लाहौर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रावी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए रोहतांग दर्रा, ऑप्शन बी मानसरोवर झील और ऑप्शन सी
बारालाचा दर्रा तथा ऑप्शन डी चोलामू झील। तो इसका सही आंसर था रोहतांग दर्रा। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? SSC MTS 2000 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल में जैसे प्रवेश करती है भारत में, तो किस नाम से जाना जाता है? दिहांग नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहते हैं? तो चंद्र और भागा जो दो जलधाराएं थी, ये मिलके कौन सी नदी का निर्माण करती है? तो ये करती हैं चिनाब नदी का निर्माण करती हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन जो है, कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी यमुना और ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यमुना नदी। जो अगला क्वेश्चन है वो है, केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ठीक है, तो गंगा, भागीरथी, यमुना और ब्रह्मपुत्र। तो ये कौन सी नदी की सहायक नदी है? ये है यमुना नदी की सहायक नदी है। हमने पीछे पढ़ा था यमुना नदी की 3 सहायक नदियाँ पड़ी थी मेन, चंबल, बेतवा और केन। तो केन किसकी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, गंगा में मिलने वाली नदी जिसका उद्गम अमरकंटक में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सोन नदी, जो कि अमरकंटक से निकलती है और गंगा में कहाँ मिलती है? पटना में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी किस क्षेत्र से मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो ऑप्शन ए गढ़वाल, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी कुमाऊं या ऑप्शन डी ऊना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हरिद्वार से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी सोन नदी और ऑप्शन डी भागीरथी नदी। तो गंगा नदी को बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, तो बांग्लादेश में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पद्मा नदी। तो अभी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला तथ्य है, अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं? भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं और वहाँ से गंगा नदी का निर्माण होता है। गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? तो मैंने बात की थी, गंगा की पहली उत्तराखंड से निकलने वाली रामगंगा है, जो कि लेफ्ट साइड से आती है, गंगा में मिलती है। ठीक है, तो रामगंगा इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद गंगा की आखिरी सहायक नदी कौन सी है? तो ये भी गंगा के लेफ्ट से मिलती है, ये है महानंदा नदी। ठीक है, उसके बाद गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी तो ये है यमुना नदी। और यमुना की भी 3 सहायक नदियाँ पड़ी थी हमने, चंबल, केन और बेतवा, जो कि तीनों मध्य प्रदेश से निकलती हैं। उसके बाद गंगा नदी कहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? तो अभी लास्ट क्वेश्चन हमने यही पढ़ा, तो कहाँ से? हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और पटना, ये प्रमुख शहर हैं जो कि गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। हुगली नदी के तट पर कौन सा प्रमुख शहर बसा है? गंगा नदी 2 धाराओं में बढ़ जाती है, एक हुगली नदी और एक बांग्लादेश में चली जाती है, तो पद्मा नदी बन जाती है। ठीक है, तो हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? कोलकाता शहर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में क्या कहलाती है? ठीक है, तो गंगा को पद्मा बोलते हैं और ब्रह्मपुत्र को जमुना नदी बोलते हैं, और ये जो दोनों संयुक्त जलधारा बनाते हैं उसको मेघना नदी कहते हैं। और ये दोनों मिलके विश्व का सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो कि भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। क्या नाम है उसका? सुंदरवन डेल्टा। बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं? कोसी नदी को बिहार का शोक बोलते हैं। ये जो नदी है कोसी नदी, ये अपने रास्ते बदलने के लिए भी जानी जाती है। ठीक है, उसके बाद बंगाल का शोक, ये दामोदर नदी है जो कि हुगली नदी में आके मिलती है। ठीक है, तो इसको बंगाल का शोक बोलते हैं। और गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल मैदानी भाग से है, ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था गोमती नदी, जो कि यूपी के पीलीभीत से निकलती है। दोस्तों आज हमने हिमालय नदियों के जो 3 नदी तंत्र थे, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बारे में डिटेल में पढ़ा, और उससे रिलेटेड जो MCQs बनते थे उनके बारे में भी हमने डिस्कस की। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। भारत की नदियों का सेकंड पार्ट बच गया, जो कि प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद।